दोस्तों, अब मैं अपना कार्यक्रम को आरंभ करना चाहूँगा अध्यक्ष की अनुमति से। सुनीता जी, आप कहें तो आज कार्यक्रम का आरंभ करें। सुनीता जी, आवाज़ जा रही है मेरी? हाँ हाँ, आई आई आ रही है, आवाज आ रही है भैया। तो मैं कार्यक्रम आरंभ करूं। आपकी स्वीकृति मिले तो मैं आज का कार्यक्रम आरंभ करूं। बिल्कुल सर, स्वीकृति है, आप शुरू करिए कार्यक्रम जी। तो हमारे आज के अध्यक्ष की अनुमति मिल चुकी है और हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन में हम लोग लगभग 1 दर्जन लोग इकट्ठे हो चुके हैं। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी यह गोष्ठी पिछले 3 सालों से लगातार हो रही है और ख़ासकर लोक कथा सम्मेलन भी 3 साल से लगातार हो रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह हम अलग अलग विधाओं पर केंद्रित होते हैं। पहला सप्ताह संगीत और चित्रकला पर, दूसरा कहानी पर, तीसरा सप्ताह लघु कथा सम्मेलन और चौथा कवि सम्मेलन। यह आज हमारा तीसरा सप्ताह है और हमने एक नया प्रयोग किया जो काफ़ी सफल रहा आप लोग के सहयोग से, कि प्रत्येक सोमवार से, बाकी लोग माइक को म्यूट कर लीजिएगा, कई आवाज़ आ रहे हैं, बाकी लोग माइक को म्यूट कर लीजिए। तो सोमवार से लेकर शनिवार तक हम अवसर साहित्य यात्रा व्हाट्सएप पर हम नया से सिरा शुरू किया है कि हम लोग अपनी रचनाओं को वहाँ भेजें और एक अध्यक्ष उसकी समीक्षा बीच बीच में करते रहें, पाठक लोग भी अपनी टिप्पणी देते रहें। यह एक हद से बहुत सफल भी रहा। खासकर लघु कथा सम्मेलन में तो कई अच्छे अच्छे साहित्यकार, योगराज प्रभाकर, कांता राय जैसे लोग भी सामने आए और उन्होंने अपने विचार भी रखे। मेरा यह मानना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कई लघु कथाएँ हो या कविता हो या कहानी हो, बहुत सारी अधिकचरे रचनाएं लिखी जा रही है। मेरा उनका मानना है, यह कहना है कि यह मंच नए पुराने लोगों का मंच है, सिर्फ प्रतिष्ठित लोगों का मंच नहीं है। यहाँ हम सीखने और सिखलाने के लिए आते हैं। तो यदि सभी लोग बढ़िया लिखने नहीं लगेंगे तो हम सिखलाएंगे किसको? और सीखने की प्रक्रिया तो पूरी ज़िंदगी चलते रहती है, सिर्फ आज नहीं। पुराने लोग भी चाहे तो नए लोग से कुछ सीख सकते हैं, नए लोग को तो सीखने की आवश्यकता होती ही है। तो हमारा कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाता है यदि हम लगन और तपस्या से उस काम को करें, बशर्ते कि सिर्फ शौक़ के लिए नहीं, सिर्फ मान सम्मान बटोरने के लिए नहीं, सिर्फ डिजिटल सम्मान पत्र पाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि सही में जो लोग लघु कथा, कविता, कहानी के प्रति समर्पित है, उनके लिए यह जरूरी हो जाता है कि चाहे जो भी मंच हो उसमें वे सक्रिय भागीदारी निभाए। क्यों कि सोशल मीडिया का फ़ायदा है कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से दूर में बैठे हुए भी बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम इस पर आज बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि लघु कथा सम्मेलन है और लघु कथा सम्मेलन में मैं सबसे पहले सूचित कर दूं कि प्रत्येक लघु कथा सम्मेलन के 2 सत्र होते हैं। पहला सत्र में हम मुख्य अतिथि जो हमारे होते हैं उनका एकल पाठ 15 मिनट लगातार सुनते हैं। उस पर मैं अपनी डायरी पढ़ता हूँ समीक्षात्मक तौर पर, और हमारे जो अध्यक्ष होते हैं वो इस पर अध्यक्ष टिप्पणी देते हैं। तो यह पहला सत्र होता है किसी रचनाकार की रचना धर्मिता पर फोकस करने का। इससे लाभ ये होता है कि उस रचनाकार को कुछ सीखने और सिखलाने का मौका मिलता है, नई प्रतिभाओं को उनकी रचनाओं से प्रेरणा मिलती है। दूसरा सत्र होता है कि और जो भी रचनाकार जुड़े हुए हैं उनमें से हम 10 रचनाकार जो सबसे पहले जुड़ते हैं उनकी रचनाओं को, एक रचनाओं का हम पाठ सुनते हैं। उस पर अध्यक्ष महोदय संक्षिप्त में दिशा निर्देश या कहिए या संक्षिप्त टिप्पणी देते हैं। तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज से हम कई रचनाकार ऐसे होते हैं जो बाद में जुड़ते हैं और चाहते हैं कि हम भी रचनाओं का पाठ करें। तो चूँकि गूगल मीट पर यह कार्यक्रम हो रहा है तो हम उन्हें निराश तो नहीं करते हैं, लेकिन हम सोचे कि उन्हें तीसरे सत्र के रूप में घोषित करके उनको किसी एक आदमी को संचालन सौंप कर यह कार्यक्रम तब तक चलता रहे जब तक कि वो भागीदारी रहेंगे। लेकिन प्रथम सत्र और दूसरे सत्र में जो रचनाकार शामिल हैं उनकी कोई बाध्यता नहीं होगी कि वे तीसरे सत्र तक जबरन बैठे रहें, क्योंकि सबके अपने अपने समय की उपयोगिता होती है। तो मैं इस सूचना के साथ आज 3 सत्रों का आरंभ कर रहा हूं और बतला रहा हूं कि आज हमारे हेलो फेसबुक लोक कथा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली से निशा भास्कर जी हमारे मंच पर उपस्थित है। हम संस्था की ओर से, आप सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। निशा भास्कर जी के बाद
आज की अध्यक्षता कर रही हैं सुप्रसिद्ध लघु कथा लेखिका डॉक्टर सुनीता जी। सुनीता जी भी हमारे मंच पर जुड़ गई हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज लगता है कि कई लोग बोलते हैं कि आपकी संस्था से सिद्धेश्वर जी महिला रचनाकार लोग बहुत अधिक जुड़ते हैं, क्या बात है, आप सिर्फ महिलाओं को आमंत्रित करते हैं क्या? तो यह तोहमत तो मुझ पर लगती जरूर है, लेकिन ऐसी बात है नहीं, मैं तो सबको आमंत्रित करता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि महिला रचनाकार लोग जितने सक्रिय और अधिक रुचि रखते हैं उतने पुरुष साहित्यकारों में यह चीज़ पता नहीं क्यों कमी देख रहा हूँ। आज पुरुष साहित्यकार के रूप में निर्मल कुमार डे जी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे मंच पर लगभग एक दर्जन रचनाकार उपस्थित है, उन सबका हार्दिक स्वागत करते हुए बता दूं कि आज हमारे जो अध्यक्ष हैं सुनीता मिश्रा जी, वे सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं कन्या विद्यालय ग्वालियर की। स्नातकोत्तर मानव विज्ञान से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है। देश के विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही है। लघु कथा संग्रह दो राह प्रकाशित कहानी संग्रह कलम बोलती है प्रकाशित होकर काफ़ी चर्चित रही है। कलम बोलती है कहानी संग्रह के लिए श्री श्यामलाल सोनी स्मृति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। लेखिका संघ मध्य प्रदेश द्वारा दोराहा लघु कथा संग्रह के लिए लेखिका संघ द्वारा 9 लेखन पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। और भोपाल की सामाजिक संस्था उड़ान समाज कल्याण संस्था भोपाल रत्न से उन्हें सम्मानित किया है। इस तरह से उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आज हमारे मंच पर सुनीता मिश्रा जी की तो हमेशा सहयोग मिलते रही है। वो हमारी संस्था के लिए नए है भी नहीं, और मेरी कोशिश होती है। उस सप्ताह भर उन्होंने कितना मेहनत किया है आपने देखा होगा। एक एक लघु कथाओं को पढ़कर उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी देना इतना आसान काम नहीं है। आज कोई अपना समय बर्बाद नहीं करता दूसरे के लिए, लेकिन सुनीता मिश्रा जी जैसे कुछ लोग हैं जो आगे आए हैं, क्योंकि मैं अकेला भी क्या कर सकता हूँ। जब आप लोग का सहयोग नहीं मिलेगा तो मैं अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। तो कई लोगों ने नकारा कि हमको समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन सुनीता जी जैसे कुछ समर्पित साहित्यकार भी हैं जो आगे आके कहते हैं कि मैं किसी तरह समय निकाल कर समय दूंगा, और उन्होंने पूरा समय दिया है। और इससे पहले भी कहानी सप्ताह जब हुआ था तो उसमें भगवती प्रसाद द्विवेदी ने बहुत मेहनत किया था। यह खुशी की बात है कि लोक कथा सप्ताह में सुनीता जी के साथ योगराज प्रभाकर जी जैसे, कांता राय जी जैसे लोग भी मंच पर आकर जब अपनी प्रतिक्रिया देने लगे, तब मुझे लगा कि इस मंच का और इस गोष्ठी का कितना महत्व है कि दूर दराज बैठे लोग भी बड़ी ही गंभीरता से हमारी बातों को ले रहे हैं। अभी मंजू गुप्ता भी जुड़ी हैं। चैतन्य चंदन जी जुड़ गए हैं, जो स्वयं एक लेखक के साथ साथ दिल्ली में प्रकाशन विन्यास प्रकाशन के प्रकाशक भी हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके साथ सबको नमस्ते। नमस्कार। और इसके बाद अब आज की जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, जिनका हम एक पाठ अभी प्रथम सत्र में सुनेंगे, वो है निशा भास्कर जी, जो नई दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। MA हिंदी में करके BEd उन्होंने किया है, और हालांकि वह बिहार में ही जन्म ली हैं, अभी नई दिल्ली में रह रही हैं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय में वो कार्यरत हैं, अध्यापन कार्य कर रही हैं। 20 साल से वह साहित्य लेखन में सक्रिय है। बारिश की बूंदे लघु कथा संग्रह अभी हाल में किताब घर प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। सबसे पहले मैं उन्हें किताब घर से प्रकाशित पुस्तक के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने किताब घर से उनकी इतने स्तरीय प्रकाशन से उनकी किताब अभी आई है। समीक्षार्थ उन्होंने भेजा भी है, जिसे हम अपने अखबार में अगले सप्ताह में देने का प्रयास करूँगा। रवानगी कथा संग्रह किताब घर प्रकाशन से ही प्रकाशित हुई है। उनके 2 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। साझा संकलन तो कई साझा संकलन में उनकी भागीदारी रही है। अरण्य वाणी शब्दों की आत्मा सुवासित मेरी निहारिका दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक अखबार बोलती खबरें, रीता मध्य प्रदेश, बिंद टुडे, इस तरह की कई पत्रिकाएं हैं जिसमें वह लगातार प्रकाशित हो रही हैं। कथा दर्पण जो संस्था है लघु कथा के समर्पित संस्था है इंदौर की, वे उसमें भेंट वार्ता इनसे मिलिए कार्यक्रम की संचालिका है। साथ ही साथ वो कई पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। इनकी उपलब्धियां बहुत लंबी है। उन सारी चीज़ों को यदि मैं कहने लगूँ तो शायद उनकी लोक कथाएँ हम कम सुन पाएंगे। तो आप जान सकते हैं कि जो इतनी प्रतिभाओं से जुड़ी हुई है, वो निश्चित तौर पर लोक कथा, कल मैं उनकी कुछ लोक कथाएँ मेरे पास आई थी, और मेरी यह आदत होती है कि मुझे थोड़ी भी समय मिलती है
तो मैं आज जो कार्यक्रम होता है उन लोग कथाओं में एक डायरी जरूर लिखता हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा समीक्षक हूँ या क्या हूँ, एक पाठकीय दृष्टिकोण मैं देता हूँ। समीक्षा तो और लोग करते हैं, और पाठकीय दृष्टिकोण के तहत वह डायरी तैयार हो जाती है। कल 1 बजे रात को मैं उनकी लोक कथाओं को पढ़ रहा था, और उस पर मैंने जो डायरी लिखा है वह उनकी लोक कथाओं को पढ़ने के बाद मैं प्रस्तुत करूँगा। और मुझे काफ़ी प्रसन्नता है कि वह कई लोक कथाकारों से बेहतर लिख रही हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सीधे सीधे अब आता हूँ आज के कार्यक्रम का आरंभ करने के लिए मुख्य अतिथि के एकल पाठ से मैं आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य अतिथि निशा भास्कर जी को मुख्य अतिथि के मंच पर, कि वे आएँ अपने 2 शब्द प्रकट करते हुए अपनी 5 लघु कथाओं का पाठ करेंगे, जिसकी अध्यक्षीय टिप्पणी में सुनीता जी देंगे। तो आइए निशा भास्कर जी, आपका हार्दिक स्वागत है मंच पर। बाकी लोग अपने मंच को, अपने माइक को म्यूट कर लेंगे और निशा भास्कर जी लोक कथाओं को पढ़ेंगे, उसको आप गंभीरता से सुनिएगा और उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी बाद में होगी। आइए निशा जी। धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित अध्यक्ष महोदया और संयोजक आदरणीय श्री सिद्धेश्वर जी और के साथ उपस्थित सभी गणमान्य रचनाकारों को मेरा नमस्कार है। और मैं इस मंच के हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आज एकल पाठ करने के लिए आमंत्रित किया है, और उसके समीक्षात्मक टिप्पणी भी मुझे मिलेगी, इस बात की मुझे हार्दिक खुशी भी है। तो मैं सबसे पहले मैं अपनी एक लघु कथा पढ़ने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है औषधि। असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जीवन और मृत्यु का अनोखा खेल जारी था। मृत्यु के चेहरे पर विजय मुस्कान थी, और जीवन धीरे धीरे सहज भाव से मृत्यु में स्वयं को समाहित कर रहा था। स्वजन और परिजन बीमार व्यक्ति की चारपाई के आसपास मौजूद थे। मृत्यु के भय से स्वजन आंखें बंद किए आंसू बहा रहे थे। परिजनों में से किसी एक व्यक्ति ने वैद्य जी से पूछा, साहब, इतनी दवाइयां चलती रही है, अभी प्रयास जारी है, क्या किसी दवा की चमत्कार से इन्हें जीवन दान नहीं मिल सकता? दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ, काश कि ऐसा हो जाता, जीवन रेखा थोड़ी और लंबी हो जाती। अभी तो इसकी उम्र ही क्या है, और इसके बच्चे भी इतने नादान हैं। जीवन थका हुआ उचाट से नजर वैद्य जी पर डाली। वैद्य जी ने कहा, साहब, औषधि केवल बीमारी ठीक करने की उपाय है, यह केवल पीड़ा दूर कर सकती है। जीवन का एक पल भी बढ़ाने या घटाने की ताकत किसी भी औषधि में नहीं है। वैद्य जी की बातें सुनकर वहां सभी लोगों की नजरें आपस में टकराई। सबकी आंखों में अलग अलग भाव थे, जिसे देख जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ मुस्कुरा पड़े। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। दूसरी मेरी लघु कथा है लड़ाई। लोग भी कितने स्वार्थी होते हैं। पैसे की खातिर शर्मा जी पड़ोस में किन्नर बकाकर चले गए। हाँ में हाँ मिलाते हुए गुप्ता जी की पत्नी ने कहा, अरे वह तो यहाँ की संपत्ति बेचकर विदेश चला गया, पर हमारे बच्चों का क्या होगा? इनके कुंबे तो रोज बढ़ता है, आज एक आया कल दूसरा आकर बस जाएगा। छी छी, कैसे कैसे लोग हमारे पड़ोस में आते रहेंगे और हम इन्हीं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। हमें जाकर उससे बातें करनी चाहिए। सरोज बोली, आखिर क्या सोचकर इसने हमारे पड़ोस में रहने का मन बनाया? कुछ न कुछ तो इनकी चाल होगी, इनका गिरोह होता है। अरे यह चोर उचक्के भी होते हैं। यह बात सही है, हमें इसका निदान निकालना ही होगा। क्या नाम है उसका? राम दुलारे। राम दुलारे से हमें बातें करनी चाहिए। राम दुलारे बालकनी में खड़े खड़े सारी बातें सुन रहा था। वह नीचे उतरा और हाथ जोड़कर दरवाजे पर आई सभी औरतों से बोला, सखियों, क्या हुआ कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ, परंतु मेरी पूरी दुनिया, मेरा परिवार, मेरी बेटी है। उसी की अच्छी परवरिश के लिए हम अपना समाज छोड़कर इधर आ गया।
तभी सीढ़ियों से बाबा बाबा बोलती हुई एक 7-8 साल की बच्ची आई। उसे गोदी में उठाकर राम दुलारे झट से चिटकनी बंद कर लिया था। आज वही औरतें राम दुलारे के बैठक में बैठकर चाय नाश्ता कर रही थी, जैसे वह स्वयं से ही बातें कर रहा था। जब मैं इस बस्ती में रहने आया था तो इन्हें मेरी चाल, मेरी आवाज और मेरी ताली से बेहद नफरत थी, परंतु आज इनको मेरी और मेरी बेटी की आवाज बहुत पसंद आ रही है। टीवी चैनल वालों ने से मेरी बेटी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए होड़ लगा दी थी। मेरी बेटी शैलजा की खूबसूरत आवाज के लिए शुभकामनाएं दी जा रही है। अपने बाबा को कपकपाती आवाज में बोलते देखकर शैलजा गुप्ता आंटी, जो अपनी आधुनिक सोच और खुले विचारों का परिचय देकर उसे दुलार रही थी, उनसे अलग होकर शैलजा राम दुलारे के गले लग गई। उनके जुड़े हाथ को अलग करके बोली, बाबा, आज मैं नर्स ऑफ सॉन्ग कंपटीशन अवार्ड जीत सकी हूँ। वह आपकी ही आवाज की वजह से, आपके ही गाने की नकल करके। राम दुलारे शैलजा को गले लगा लिया। ओ मेरी बच्ची, मेरी जान। शैलजा बोली, हाँ बाबा, आज से 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों के लिए एक सरकारी दस्तावेज पेश किया था, जिसमें उन्हें सामान्य नागरिक की तरह समाज में रहकर अपनी पढ़ाई और नौकरी प्राप्त करने का हक दिया गया है, परंतु हमारे जैसे लोग भी आज भारतीय नागरिक के बराबर स्थान कहाँ पा सके। हाँ बेटा, अभी लड़ाई लंबी है, कहकर उसने आगंतुकों की ओर देखा। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों के समक्ष अपनी तीसरी लघु कथा त्याग पढ़ने जा रही हूँ। वह आदमी विक्षिप्त सा दोनों हथेलियों से अपना माथा पीट रहा था। कभी क्रोध और शोक से चिल्लाने लगता था और कभी बिलख कर बोलने लगता था। वहां बैठे व्यक्तियों की ओर हाथ फैलाकर बोला, यार, मैंने क्या नहीं किया इस पब्लिक का मत पाने के लिए, पर नहीं, इन्हें तो वही चाहिए जो मैंने त्याग दिया है। उस व्यक्ति के इर्द गिर्द उसके आत्मीय जन बैठे थे, 2-4 उनके घुटनों में भी बैठे थे। महिलाओं की संख्या भी बराबर थी। उन लोगों के चेहरे पर ललित कला का भरपूर प्रदर्शन था। वे रंग बिरंगी फैशनेबल लिबास में थी। उनकी सहानुभूति विशेष रूप से प्रकट हो रही थी। विक्षिप्त सा व्यक्ति जब कभी आक्रोश में उठता, वे महिलाएं उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाती, उसके पीठ को सहलाती और पानी से भरा गिलास उसके होठों तक ले जाकर उसे सामान्य करने की चेष्टा करती। ठक ठक की आवाज सुनकर सबने दरवाजे के बाहर देखा। एक व्यक्ति अंदर आया और बोला, अरे, यहाँ सभी मातमी अंदाज में क्यों बैठे हैं? विक्षिप्त सा व्यक्ति फटकारते हुए बोला, यह कौन पागल आदमी है? इसे यह नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। इसे अभी बाहर निकालो। आए हुए व्यक्ति ने कहा, महाशय, मैं जानता हूँ, मेरे पीछे इस जनता की भीड़ को भी अच्छी तरह देखिए। कहकर उसने अपने पीछे की ओर इशारा किया। विक्षिप्त सा व्यक्ति एकदम से खड़ा होकर चिल्ला पड़ा, भागो यहाँ से, अभी भागो। मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ नहीं किया। सच और प्रेम से नाता तोड़ा, ईमानदारी को त्याग दिया, अपनी जमीन को बेचा और तुम लोगों ने मुझे मत न देकर मेरे सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। आए हुए व्यक्ति की आवाज में कशिश थी। वह बोला, अब जनता जाग रही है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लगा। थैंक यू। आज के परिवेश पर तो बहुत अच्छा कटाक्ष आपका है। आज चुनाव का माहौल है भी। अब आपकी आप 5वीं अंतिम लघु कथा। जी, एक लघु कथा मैं आप लोगों को और सुनाने जा रही हूँ। यह है कशिश। दिसंबर की कपकपाती सर्दी की धूप हो, तुम मेरे साथ हो, इसलिए मेरी आंखों के आगे के सारे कोहरे छट गए हैं। सच मानिए, उसके शब्द भावों की सरलता में खो गए थे। मैं खुद बहुत गर्व का अनुभव कर रहा हूँ माँ। तुम्हारी शालीनता और परिश्रमी स्वभाव
मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं तुमसे रिश्ता जोड़कर खुद को खुशनसीब समझने लगा हूँ। महेश ने कहा। तुम्हारे घर वाले तो खुश है ना? उसने धीरे से पूछा। अरे खुश क्यों नहीं होंगे? मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी खुशी से बढ़कर उनके लिए और कोई चीज नहीं है। और मैंने कोई गलत काम थोड़े किया है। माही, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? इतना मत सोचो। जाओ, तुम्हारी ड्यूटी का समय हो गया है, मैं भी चलता हूँ। कहकर उन दोनों ने एक दूसरे को बाय किया। अरे उमा, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। मुझे पता था कि तुम कैंटीन में महेश के साथ मिलोगी, रीमा ने कहा। लेकिन तू यहाँ ऑफिस कैंटीन में काम अधिक होने के कारण सर ने मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी है। पर अगले 2 दिन के लिए मुझे किसी भी कीमत पर छुट्टी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने का बहाना करके आ रहे हैं, पर वे जरूर किसी एनसीआर लड़के को बायोडाटा और फोटो लेकर आएंगे। और बिंदास आवाज में बोली। उमा ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन रीमा, मैं खुद कल से छुट्टी पर जा रही हूँ। 5 दिन की छुट्टी अप्रूव किया है बॉस ने। उमा, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या मेरे वक्त बेवक्त तू काम नहीं आएगी? और तेरे कौन से अर्जेंट काम निकल आया? कौन तेरा इंतजार कर रहा है? रीमा ने चुटकी ली। रीमा, क्या मुझे कोई काम नहीं हो सकता? तू नहीं समझ पा रही है, मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं। तेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तू तो अनाथ है ना? रीमा अपने धुन में बोले जा रही थी। उमा की आंखों में आंसू छिलमिलाने लगे। वह अपनी माही की ओर देखकर बोली, मैं अब अनाथ नहीं हूँ ना? महेश तुरंत उमा के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके कंधे पर हाथ रखकर रीमा से मुखातिब होकर बोला, उमा अनाथ नहीं है। कल हम शादी करने वाले हैं और अब यह अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ रहेगी। महेश, तुम इतने हैंडसम और कूल हो, इतनी अच्छी नौकरी है, फिर तुम अपने घर को अनाथालय बनाने पर क्यों तुले हो? वह भी एक साधारण सी दिखने वाली लड़की के लिए। जिसे तुम साधारण कह रही हो वो असाधारण है। तुम इसे बेस्ट फ्रेंडशिप कहती हो, जानती नहीं हो। खैर कोई बात नहीं। क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को कल के लिए शुभकामनाएं नहीं दोगी? रीमा सुनने में घुटने लगी। महेश उमा का हाथ पकड़ के बोला, जाओ ऑफिस का काम निपटाओ, शाम को मिलते हैं। कल की तैयारियां तो करनी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभाव छोड़ती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निशा भास्कर जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपकी 5 लोक कथाओं का पाठ एकल पाठ हुआ प्रथम सत्र में, और इस लोक कथा पर ही नहीं बल्कि जो लोक कथाएं मुझे प्राप्त भी हुई थी उनमें से कुछ लोक कथाओं का आपने पाठ किया है, और भी 1-2 अतिरिक्त। अध्यक्ष टिप्पणी तो हमारी सुनीता जी देंगी ही, लेकिन इसके पहले आपकी लोक कथाओं पर हमने जो डायरी लिखा है वो प्रस्तुत करना चाहूँगा। इससे पहले बता दें कि आज हमारे मंच पर जिन लोग की उपस्थिति है उनमें सुधा पांडे जी हैं, सपना चंद्रा जी हैं, गार्गी राय जी हैं, चैतन्य चंदन जी हैं, निर्मल कुमार डे हैं, मंजू गुप्ता हैं, मीना कुमारी परिहार हैं। आप सभी की उपस्थिति का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी डायरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये डायरी कई मायने से लोग महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं कि इसका उपयोग हम कई तरह से करते हैं। अब आपको कैसी लगती है यह आप जो बतलाएंगे। और मात्र मैं जो डायरी पढ़ने जा रहा हूँ यह बहुत अधिक लंबी नहीं है, 5 से 7-8 मिनट लेगा। आप कृपया ध्यान से सुनेंगे। तेजाबी छुमन के साथ लघु कथा का अंत करने वाली जीवंत लघु कथा लेखिका है निशा भास्कर। कौन नहीं जानता कि बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, लेकिन जिस तरह यह कहावत पुरानी है उसी प्रकार आज के पारिवारिक संदर्भ बदल गए हैं। अब बेटा बुढ़ापे की लाठी नहीं बल्कि अपने सपनों को उड़ान भरने वाला पंख होता है। अब माँ बाप लवारिस की तरह बिना संतान के जीवन व्यतीत कर रहा होता है। बेटा यह भी नहीं सोचता कि वह अपने शहर में माँ बाप की सेवा करते हुए भी कमा सकता है या फिर अपने साथ ले जाकर दूसरे शहर में जीवंत बसर कर सकता है।
लेकिन जब समय के साथ हमारी मानसिकता ही बदल जाए तो फिर सारे अर्थ ही अनर्थ हो जाते हैं। बहुत कुछ ऐसी ही तेजाबी छुअन का एहसास करा जाती है वरिष्ठ लेखिका निशा भास्कर की लघु कथा जीवन साथी। बेटा जब यह कहता है कि आप तो यही चाहती हो ना कि मैं आपके बुढ़ापे की लाठी बनकर अपने सपनों को सूली पर चढ़ा दूं। आप मेरी ऐसी माँ क्यों हो? बेटे द्वारा उछाला गया यह सवाल कान में गर्म शीशे के पिघलने का एहसास करा जाता है हमें। अक्सर लघु कथा का अंत ऐसा नहीं होता जैसा कि होना चाहिए, और जैसा कि निशा भास्कर ने इस लघु कथा का अंत किया है। पति की लज्जती उंगलियां उनके बालों को संवार रही थी। जवान कुछ कहने के लिए नाकाम प्रयास कर रही थी, जिसे देखकर शकुंतला जी बोली, जी हाँ, हम एक दूसरे के लिए पर्याप्त हैं। लघु कहानी का अंतिम संवाद ही लघु कथा का प्राण तत्व होता है। तेजाबी छुअन के साथ लघु कथा का अंत करने वाली जीवंत लघु कथा लेखिका है निशा भास्कर। निशा भास्कर की अधिकांश लघु कथाओं का अंत प्रभावकारी ढंग से हुआ है, चाहे वह औषधि हो, त्याग हो, प्लेटफॉर्म का लड़का हो या फिर जीवन साथी। निशा भास्कर की लघु कथाओं की खासियत है कि अनावश्यक शब्दों के मायाजाल से वह खुद को बचाने के प्रयास करती है। दैनिक जीवन की बोलचाल की भाषा को वह अपनी लघु कथा में ढालती है और घिसे पीटे विषयों से खुद को बचाने का वह सार्थक प्रयास करती है। प्लेटफॉर्म का लड़का लघु कथा में भी ऐसी कोई खास बात सामने नजर नहीं आती जिस पर लघु कथा या कहानी लिखी जाए, किंतु वह इस रचना में अंत में जो सामाजिक संदेश दे जाती है वही उनकी रचना को नवीनता प्रदान करती है। बच्चों द्वारा कहा गया यह संवाद, तब तो अंकल तुमने देखा नहीं, स्टेशन के बाहर भी शौचालय है और तुम यहाँ खुले में, आदत सुधार लो। बड़ी ही शालीनता से निशा भास्कर यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह जाती है, जो सामान्य होते हुए भी प्रेरणादायक हो जाता है समाज के लिए। और साहित्य को तो प्रेरक होना ही चाहिए, चाहे वह साहित्य की कोई भी विधा हो। हम लोग जानते हैं कि नेता भ्रष्ट होते हैं, और आज वही नेता सफल है जो ईमानदारी और प्रेम को त्याग समाज की तमाम विसंगतियों को अंगीकार कर लेता है। लेकिन यदि जनता जाग जाए तो यह परिभाषा बदल जाती है, और भ्रष्ट नेताओं को समझना पड़ता है कि जागी हुई जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इन बातों को बहुत ही सलीके से और रहस्यमय ढंग से निशा भास्कर उद्घाटित करती है अपनी लघु कथा त्याग में। इस छोटी सी रचना में पाठक को जरा भी एहसास नहीं होता कि लेखिका आखिर कहना क्या चाहती है। अंत तक जिज्ञासा बनी रहती है, और यह जिज्ञासा तब शांत होती है जब प्रेरक प्रसंग के द्वारा लघु कथा का अंत किया जाता है। विक्षिप्त सा व्यक्ति एकदम से खड़ा होकर चिल्ला पड़ा, भागो यहाँ से, अभी भागो, मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ नहीं किया। सच और प्रेम से नाता तोड़ा, ईमानदारी को त्याग दिया, अपनी जमीन को बेचा, और तुम लोगों ने मुझे मत ना देकर मेरे सब किए धैर्य पर पानी फिरा दिया। राजप्रिया रानी जी अभी जुड़ी हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उनकी लोक कथा का यह अंत देखिए आप लोग जितने नए लोग भी जुड़े हैं उनको चाहिए कि देखने के लिए कि आखिर लोक कथा का अंत होता कैसे है। छूट न जाए इसे हमने दोनों का नाम नोट कर लिया। अभी राजप्रिया रानी और इंदु उपाध्याय जी जुड़ी हैं। मैं इसके फिर से इस संवाद को प्रकट कर रहा हूँ ताकि इस गंभीरता से देखे सीखने की बात है कि लघु कथा का अंत हमें किस तरह करना चाहिए। ये पूरी लघु कथा वास्तव में हमें इसलिए अच्छी लगी कि शुरू पढ़ते हुए मुझे भी नहीं लग रहा था कि ये क्या कहना चाहती है। यदि शुरू में पता चल जाता तो शायद वो रचना उतनी प्रभावकारी नहीं बन पाती, लेकिन एक रहस्य बनी रह जाती है इनकी इस लघु कथा में। बहुत ही शालीनता से वह विक्षिप्त व्यक्ति एकदम से खड़ा होकर चिल्ला पड़ा, भागो यहाँ से, अभी भागो, मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ नहीं किया। सच और प्रेम से नाता तोड़ा, ईमानदारी को त्याग दिया, अपनी ज़मीन को बेचा, और तुम लोगों ने मुझे मत ना देकर मेरे लिए सब धड़े पर पानी फेर दिया। आए हुए व्यक्ति की आवाज़ में कशिश थी। वह बोला, अब जनता जाग रही है। देखिए लघु कथा का अंत किस प्रकार होनी चाहिए और क्या सकारात्मक बातें होनी चाहिए। अब जनता जाग रही है, लेकिन इसके बाद एक वाक्य उन्होंने और जो लिखा वह लघु कथा को और मजबूती प्रदान करता है। वो चाहती तो यही बंद कर सकती थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया
विचित्र सा व्यक्ति अपने दोनों हथेलियों को कानों पर रखकर चिल्लाया, नहीं। ये मात्र एक शब्द नहीं है, लेकिन देखिए कि पूरी लोक कथाओं का निचोड़ है। यह अंत में कहा गया एक शब्द नहीं, हमारे भीतर शोर मचाती हुई और ना जाने कितने सवालों को जन्म दे जाती है। और कहता है लघु कथा का विकास नहीं हो रहा है। कौन कहता है कि लघु कथा का विकास नहीं हो रहा है? लघु कथा में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। यह संकेत मिलता है निशा भास्कर की लघु कथाओं को पढ़ते हुए। यह लघु कथा के उन मठाधीशों के लिए चुनौती है जो नए प्रयोग के नाम पर लघु कथा की परिभाषा और सिद्धांतों का मखौल उड़ाते रहते हैं। कभी कई घटनाओं को एक साथ जोड़ देते हैं, कभी काल दोष को स्वीकार कर लेते हैं, तो कभी अनावश्यक रूप से व्याख्या करते हुए लघु कथा को विस्तार देते हैं और कहते हैं कि हम लघु कथा में नयापन ला रहे हैं। इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए और लघु कथा के सिद्धांत तथा लघु कथा की अपनी मान्यताओं को उपेक्षा किए बगैर भाषा शैली में नवीनता दिखाने का सार्थक प्रयास किया है निशा भास्कर ने। और यही विशेषता है निशा भास्कर की लघु कथाओं की। ये मेरी छोटी सी डायरी थी दोस्तों, आपको कैसी लगी आप मैं ज़रूर बताइएगा। मैंने कहता कि मैं कोई समीक्षक हूँ या समीक्षा करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ मैं किसी भी रचना को एक पाठक के रूप में पढ़ता हूँ और उसकी प्रतिक्रिया देता हूँ, क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि कोई भी रचना सिर्फ समीक्षकों आलोचकों के लिए नहीं होती, वह आम पाठकों के लिए होती है। और आम पाठक क्या महसूस कर सकता है, इस बात को यदि हम जान लें तो यह बहुत बड़ी बात होती है। लेखक को भी यही महसूस करना चाहिए कि वह जो कुछ भी लिख रहा है वह आम पाठकों के लिए लिख रहा है, किसी विद्वान लेखकों के लिए या सिर्फ समीक्षकों आलोचकों के लिए नहीं। मैं अपनी बात को यहीं पर इतिश्री देते हुए मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आदरणीय सुनीता जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए कि सुनीता जी हमारे मंच पर आएँ और कृपया अध्यक्ष उद्बोधन के साथ अपनी 2 लघु कथाओं का पाठ करें। और उनकी जो 2 लघु कथाओं का पाठ होगा उसकी संक्षिप्त टिप्पणी देंगे निशा भास्कर जी। तो आदरणीय सुनीता जी आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर जी और यहाँ पर बैठे हुए सभी अधिकतर रचनाकारों को मैं जानती हूँ, उन सभी को मेरा अभिनंदन है, नमस्कार है। लघु कथा के निशा भास्कर की लघु कथाओं का सिद्धेश्वर जी ने बहुत अच्छी तरह से, हाँ एक बात मैं और कह दूं कि यहाँ हम सब, सिद्धेश्वर जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम सब यहाँ सीखने के लिए बैठे हुए हैं। कोई भी बड़ा नहीं है, यहाँ सबसे गलतियां हो रही, चाहे वरिष्ठ लघु कथाकार हो चाहे कनिष्ठ लघु कथाकार हो, हम सब यहाँ सीखने के लिए ही बैठे हैं। और सिद्धेश्वर जी की मेहनत यहाँ पे बहुत रंग ला रही है। बहुत कितनी, कल रात में 2 बजे के आसपास मैंने मोबाइल उठाया तो सिद्धेश्वर जी ऑनलाइन थे। मैं समझ गई कि इनका काम चालू है, ये बराबर आज की मीटिंग के लिए अपनी डायरी तैयार कर रहे होंगे और कुछ न कुछ लिख रहे होंगे। सिद्धेश्वर जी की परिश्रम जो है वाकई एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर रंग लाएगा। मेरी उनको बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं। अब हम आते हैं निशा की लघु कथाओं के बारे में। निशा ने जो कुछ भी लिखा है उसको, वैसे सिद्धेश्वर जी ने सब कह दिया और काफी चीजें उसमें बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने कि निशा की लघु कथाएं यथार्थ के उसमें उतरती हैं। कहीं कोई कल्पना नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है उसमें जिसमें ऐसा लगे कि अरे ये तो जीवन से दूर की बात है। लघु कथा जो है वह हमारे जीवन की ही होती है, हमारे जीवन का यथार्थ, हमारे जीवन की विसंगतियां, उसी में हम लघु कथा को पढ़ते हैं। कहानी में कल्पना होती है, उपन्यास में कल्पना होती है, सच्चाई भी रहती है, सामाजिकता भी रहती है, लेकिन इसके साथ साथ में कल्पना भी रहती है। लेकिन लघु कथा में कल्पना के लिए कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। लघु कथा जो है यह विसंगतियों की पकड़ है, जैसा कि सिद्धेश्वर जी ने भी अभी कहा। लघु कथा यह हमारे विचारों में मौजूद होती है, हमारी सोच में, हमारी क्रियाओं में, हमारे चिंतन में, मनन में और मंथन में। हम दैनिक जीवन में और दिनचर्या में
कई विसंगतियों से कम 2-4 विसंगतियां तो हमारे सामने आती हैं और मौजूद होती हैं और हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन जो रचनाकार होता है वो उस संगतियों को पकड़ लेता है और उसे उतार कर रख देता है पाठकों के सामने। तो लघु कथा का तो पता ही है आप लोगों को, सबकी बड़ी छोटी होती है, संक्षिप्त होती है और इसकी संक्षिप्तता में केवल भावों की अभिव्यक्ति ही होती है, जहाँ पे कहीं कल्पना का कोई संसार नहीं रहता, यथार्थ ही सब रहता है। इस विधा के अपने विधान भी हैं, आपको पता है, मानक भी हैं और आप इसके विधान भी अच्छे से सब जानते हैं, सभी परिचित हैं, धीरे धीरे लिखते हुए सभी परिचित हैं यहाँ। तो सबसे पहले तो अब मैं दिशा जी की लघु कथाओं के लिए मुझे कहा है, तो दिशा जी ने जो लघु कथाएं लिखी वाकई वो यथार्थ के धरातल में है, इससे इनकार हम में से कोई भी नहीं कर सकता। अब जैसे उनके जीवन साथी कहानी है, यह लघु कथा है, यह शीर्षक से बिल्कुल जुड़ी हुई है। लघु कथा में शीर्षक का बहुत महत्व होता है। लघु कथाएं शीर्षक के, लघु कथा का जो कथा तत्व है, जो कथानक है, जो शिल्प है, वह शीर्षक के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, उससे बाहर उचट के वो नहीं जाता है। तो ये जीवन साथी कहानी जो है, बार बार कहानी याद आ रहा है, लघु कथा जो है वह बिल्कुल जीवन का यथार्थ है, जैसा कि सिद्धेश्वर जी ने तो बहुत अच्छे से उसका वर्णन किया, बहुत अच्छे से व्याख्या दी है, बहुत अच्छे से समीक्षा की है कि अक्सर हमारी मानसिकता है भारतीय कि बेटा होगा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, हमारा साथ देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अरे भाई, बच्चे के भी अपने सपने होते हैं, वो भी अपना जीवन जीना चाहता है, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। अब बूढ़े माँ बाप को ही कंधे पे ढोता रहेगा तो वो अपनी लाइफ कब जिएगा? दो, एक यंग एज वाले और एक बूढ़े अपाहिज लाचार, दोनों के बीच में, दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। अब कौन समर्पण होता है, कौन समर्पित करता है? तो होता यही है कि बूढ़े व्यक्ति ही लाचार रहते हैं, क्योंकि वो ही समर्पण कर लेते हैं और यंग व्यक्ति जो है अपने सपने पूरे करने में निकल जाता है। इस लघु कथा में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और उसको पकड़ा सिद्धेश्वर जी ने भी है कि पिता जो है वो पैरालिसिस में है, तो जब बेटा सब नकार के चला जाता है, अरे मेरे सपने हैं, मैं तो अपने सपने देखूंगा, कब तक आप लोगों को ढूंढूंगा, कब तक आप लोगों की सेवा करूंगा, और वो निकल लेता है। तब बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के सिर पे हाथ फेरता है और धीरे धीरे हाथ फेरता है लरसते हुए, क्योंकि वो पैरालिसिस अटैक से पीड़ित है, और कुछ बोलने की कोशिश करता है। पत्नी समझ जाती है और वो एक बात, आखिर में जो आखिरी लाइन है, आखिरी पंक्ति जो है कि हम एक दूसरे के लिए पर्याप्त हैं, ये पंच, इसे कहते हैं पंच। पंच सबसे अंत में आता है। लघु कथा में पूरा कथा का निचोड़ पंच में आ जाता है और ये बहुत ही अच्छा पंच है कि हम एक दूसरे के लिए पर्याप्त हैं। नहीं है हमें जरूरत किसी की। हिम्मत साध ली बूढ़े लोगों ने कि हम तो एक दूसरे के लिए बने हैं और जिंदगी को हम काट लेंगे। पंच मैं कहती हूँ ऐसा हो जैसे तवा गर्म हो रहा है और आपने पानी के छींटे मारे और जो छन्न की आवाज आई, बस वो छन्न की आवाज है पंच। पंच वो है जो दिल को और दिमाग को झकझोर के रख देता है, हिला के रख देता है और विचार करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बढ़िया पंच है, बहुत अच्छा, और शिल्प तो बहुत बढ़िया लिखा है निशा तुमने इसमें, बहुत बढ़िया लगी मुझे। एक बात मैं कहूंगी, हो सकता है कि कुछ क्षेत्र का अंतर पड़ जाता है तो व्याकरण की गलतियां हो जाती हैं। व्याकरण की गलतियों में मात्राओं की गलती, अनुनासिक अनुस्वार की गलती, जैसे आपको हंस लिखना है, हंसना, और आप लिख जाते हैं हंस, एक बिंदी लगा देते हैं बड़ी सी। हो सकता है ये मिस्टेक हो, उसकी भी, कंप्यूटर की भी हो सकती है, टाइपिंग की भी हो सकती है, लेकिन कल्पना को प्रेषित करने से पहले हमें इन सारी अपनी गलतियों को, व्याकरण संबंधित गलतियों को
सुधार लेना जरूरी होता है। कई गलतियां यहाँ पे हुई हैं। बकाया रचना जीवन साथी बहुत खूबसूरत आपने लिखी है, जीवन के यथार्थ पे उतारी है। शिल्प, कथन, गहन, तथ्य सभी कुछ इसमें आपने बड़ी कड़ी बनावट के साथ बना है। अब प्लेटफॉर्म ठीक था कि नहीं थी? प्लेटफॉर्म वाली आपने, चलिए नहीं भी हो तो मैं बता देती हूँ, कर देती हूँ इसकी समीक्षा बहुत शॉर्ट में। हाँ, बहुत बढ़िया। प्लेटफॉर्म पर तो हमने कहा ही था। नहीं ठीक है, आप अपनी विचार दीजिए। जी जी। नहीं मुझे बहुत बढ़िया शिल्प, बहुत बढ़िया गठन। और क्षेत्र भाषाओं का तो, जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है उनकी मिठास तो एक अलग ही बोलती है। आखिर बोला उसमें बहुत अजीब तरह से पूरा आपने जो है बिहारी उसमें लिया है, उतारा है कि देखो तो कितनी यहाँ पे भी जाने लोग कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। बहुत बढ़िया शब्द। दूसरा ये कि उसने पान की पीक को दीवार पे 2 फीट की दूरी दीवार पे ऐसे थूका है और अपने हस्ताक्षर मानो उसके हस्ताक्षर हो। बहुत बहुत बढ़िया। शब्दों का गठन होना, शब्दों को सही जगह पे प्रयोग में लाना, ये लघु कथा के शिल्प में कौशल पैदा करता है। जैसे मानवेतर करते हैं, बिंब करते हैं, प्रतीक करते हैं, ऐसे ही शब्दों का जो मिठास है, शब्द और क्षेत्रीय भाषा तो बहुत ही, उसमें गाली भी हो तो मधुरता भरी रहती है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बहुत सुंदर आपने चित्रण किया है। देखिए कितनी भीड़ है, साला समझ नहीं आता है। इतना लोग कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपने लिखा, मजा आ गई। और अंत में बच्चों का वो कहना आपने किया भी है, सिद्धेश्वर जी ने किया भी। वो अंकल तुमने देखा नहीं स्टेशन के बाहर में बच्चे सिखा रहे हैं, वो आदमी स्वयं। 2 विरोधाभास है आपकी इस लघु कथा में जो आपने डाले हैं, और लेकिन इतने अच्छे तरीके से डाले हैं कि वो मिल के सामंजस्य बना रहे हैं कि वो आदमी जो खुद गंदगी फैला रहा है, और दूसरों को भी ये कहता है कि गंदगी नहीं फैलाओ, गंदगी देख के चिढ़ रहा है, वो बुरा मान रहा है, और खुद वो गंदगी फैला रहा है, और उसे सबक सिखा देते हैं बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी लघु कथा आपने यहाँ पर लिखी। बस एक गलती मुझे लगी, आप देख लेना उसको। सिद्धेश्वर जी आप भी देख लीजिएगा कि एक शब्द का आपने प्रयोग किया है, लघु शंका। इस लघु शंका को आपने विभक्त कर दिया है, लघु अलग। अच्छा, एक शब्द होना हाँ, एक साथ होना चाहिए, वो ठीक क्या है। हुआ कि लघु यानी छोटा होता है, शंका यानी शक होता है, और जबकि लघु शंका होना था ना, वो आप ठीक बोले, ठीक शंका बोले। होता है बाथरूम जाने को, फारिग होने को, वो होता है लघु शंका। बस इतनी सी गलती से, यहाँ तो कुछ नहीं है, आपने बोला हमने सुन लिया, वो इत्तेफाकन मैंने देख लिया था, पढ़ लिया था। तो अगर ये किताब में छप के गई तो अर्थ का नष्ट हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि हम कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे हमने लिखा कैसे। कितना भयंकर अंतर हो गया, लघु शंका। शंका यानी शक, लघु यानी छोटा। जबकि लघु शंका यानी फारिग होना, बाथरूम जाना, तो क्या कहते हैं लघु शंका, वो बिल्कुल मिठा हुआ होता है, अलग नहीं रहता है। तो इस बात को आप ध्यान रख लेना। हमारी हिंदी की भाषा बहुत समृद्ध है, और व्याकरण तो कह ही नहीं सकते हम कितनी तो कोई भी भाषा है, कहीं की भी भाषा ले लो, किसी भी देश की, बाहर भी, तो उनकी व्याकरण इतनी समृद्ध नहीं है जितनी हमारी है। तो जब वो इतनी समृद्ध शब्द प्रयोग, हाँ, संभाल के, बस इतने मुझे कहना। वरना ये लघु कथा मुझे वाकई दी बेस्ट लगी, बहुत अच्छी लगी, कहीं कोई कमी नहीं। बस वो एक शब्द थोड़ा गड़बड़ कर गया है, उसे सुधार दिया। औषधि भी आपकी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। वो एक दर्शन है जीवन का, औषधि जीवन का दर्शन है आपकी लघु कथा में। औषधि, जिंदगी और मौत के बीच औषधि की क्या भूमिका है, क्या रोल है? आदमी इतना, मतलब मृत्यु के बिल्कुल कगार पे है, जीवन बिल्कुल छूटने ही वाला है, सांसें, मृत्यु ने जीवन को समाहित कर लिया है। अब औषधि की भूमिका क्या है? लोग उससे कहते हैं कि भाई कुछ ऐसी दवा करो ताकि हम
ये बंदा जो है अच्छा हो जाए, बच्चे छोटे हैं, तमाम ये शब्द कहते हैं। लेकिन वैद्य का बस एक कथन, वो वैद्य का जो वो कथन है ना, वो इसका मारक पंच है, बहुत फर्स्ट क्लास पंच है इसका। वो कहता है कि भाई दवा से, औषधि जो है आदमी को थोड़ी राहत दिला सकती है, बीमारी से, बुखार से, दर्द से राहत दिला सकती है, लेकिन आदमी के जीवन का एक पल घटा या बढ़ा नहीं सकती। बहुत आध्यात्म है, आख्यान है ये तो, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो कह रहा है, आपने लिखा कि लोग एक दूसरे को देखते हैं और सोचने लगते हैं, मेरे विचार से उसकी जरूरत नहीं। बस यही वैद्य का कहा हुआ जो है, जब युवराज जी ने कहीं कहा भी है कि आखिर में जो हम पंच देते हैं, उसके पंच के बाद अगर कुछ लिखते हैं तो वो लेखक की अनाधिकृत चेष्टा होती है। पंच मार दिया, उसके बाद आप कुछ मत लिखिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए कथा को। जो कहेगी पंच कहेगा, आपका पाठक के सामने आपका पंच खुलेगा, वो कहेगा, उसे अधिकार है कहने का। आप अपनी तरफ से कुछ भी मत जोड़िए। तो मेरा भी विचार है, आगे सज्जनों की जैसी नहीं, लघु कथा का अंत तो पंच लाइन से होना ही चाहिए, अधिकांश लोग नहीं करते हैं। पहला और इनकी जो है, अधिकांश लघु कथा में हुआ है। जरूरत ही नहीं। वैद्य ने इतनी बड़ी बात कह दी, नहीं, ठीक बात है। ने इतनी बड़ी बात कह दी, हकीम ने जीवन और मृत्यु को समझा दिया, दवाइयों की भूमिका समझा दी उसमें कि दवाई क्या कर सकती है। जीवन और मृत्यु को नहीं बचा सकती हो, जितना आपका जीवन है वही रहेगा, और मृत्यु आनी है तो आनी। तो बस यही पे वैद्य के कहने पर अगर कथा समाप्त, लघु कथा समाप्त हो जाती तो लघु कथा का वजन बढ़ जाता, बहुत अच्छा पंच वहां पे बैठ जाता। बताया सब कुछ अच्छा है। लघु कथा का शीर्षक आपने जो दिया है, औषधि, बहुत बढ़िया है, एकदम रेयर शीर्षक भी। अपना वहां तो पता ही होगा यार, क्या समझाए। लघु कथा में शीर्षक सिरमौर होता है, बिल्कुल, और वो पूरी कथा को समेटे रहता है, अपने में बांधे रहता है, कथा उसी के आसपास घूमती है। तो शीर्षक भी संभाल के देना चाहिए, सोच विचार के देना चाहिए, और बहुत बढ़िया शीर्षक। आइए, एक आखिरी त्याग कहानी, त्याग लघु कथा थोड़ी सी मुझे ढुलमुल सी लगी। इसमें लेखक वर्णन वो नहीं बता पाया जो वो कहना चाहता है। और बहुत सही बात कही है कि यहाँ नेता क्या त्याग करते हैं और आम जनता बेचारी क्या त्याग करती है। आम जनता जो है सच्चाई के पथ पे चलती है, सच्चाई के रास्ते पे चलती है, ईमानदारी के रास्ते पे चलती है, और नेता तो अगर ईमानदारी के रास्ते पे चले तो बेचारे गए काम से। लेकिन यहाँ गड़बड़ ये हो गई कि उसने नेताओं का पूरा वो किया, उसूल को अपनाया कि सच्चाई छोड़ दी, ईमानदारी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अफसोस कि जनता ने उसका साथ ही नहीं दिया। अब साथ नहीं दिया तो पागल होना तो जरूरी है उसका, आदमी तो बौखलाएगा भाई, इतना पैसा खर्च किया, ये किया, विक्षिप्त तो हुआ। अब यहाँ पे पहला पैरा बहुत अच्छा, सेकंड पैरा में जो महिलाओं का वर्णन है वह अतिरंजित है, अवांछित है, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं थी वहां। कहा भी गया है कि लघु कथा में फालतू का वर्णन करना ही नहीं चाहिए। केवल एक लाइन में आप बता देते कि महिलाएं कितनी व्याकुल हैं, आकुल हैं, और उनकी सेवा में लगी। दूसरी एक चीज मुझे और, कि कुछ लोग घुटने पे बैठे थे। अब घुटने पे बैठने के शब्द को आप, वाक्य को, शब्द को ही नहीं, वाक्य को आप ठीक करिए। घुटने पे बैठे थे मतलब मैं समझ गई, बिल्कुल अच्छे से समझ गई कि क्या लिखा है इसमें, क्या कहना चाहती, लेकिन पाठक तो पाठक है भाई, तमाम प्रश्न करेगा, ये घुटने पे बैठना क्या होता है, क्या जो लोग थे वो घुटने के बल बैठ गए कि वो उनके घुटने पे बैठ गए। इसको थोड़ा सा स्पष्ट लिखे, और महिलाओं का जो वर्णन है वो थोड़ा सा कमी किए, बहुत ज्यादा अपन ने कर दिया है, आवश्यकता नहीं। वैसे भी कहा है कि संक्षिप्त होती है लघु कथाएं, ज्यादा वर्णन की आवश्यकता नहीं होती, अवांछित वर्णन बिल्कुल हटा दिया जाए। एक लाइन डाल दो, एक दो लाइन डाल दो, उसमें कोई मुझे एतराज नहीं है, या किसी को भी एतराज नहीं होगा, लेकिन इतना वर्णन महिलाओं के प्रति कि वो सज धज के आई थी और उसकी पीठ पे हाथ भी फेर रही थी, नो,
इतनी जरूरत नहीं है। और एक चीज और मुझे इसमें लगी कि जो आदमी आया था उसने बड़ी कशिश से कहा। कशिश क्या है? कशिश शब्द को आप सोचिए तो कशिश शब्द जो है जैसे उसकी आंखों में कशिश है, खिंचाव है, आकर्षण है, आवाज में कशिश नहीं हुई उसकी। उसमें भी नहीं कहेंगे, आवाज में भी उसका कशिशपन होगा ही नहीं। कशिश एक बहुत प्यारी चीज है। कशिश होना ये उर्दू वर्ड है और बहुत प्यारा कि उसकी आंखों में कितनी कशिश है। आहा, मतलब उसके सौंदर्य का वर्णन है, आकर्षण का, खिंचाव का, सौंदर्य का। तो कशिश हटा दिया जाए यहाँ से। अगर उतना ही रखा जाए कि जनता जाग गई है, उसका कहना, वो जोर से चिल्ला के बोला, तेजी से बोला, इस तरह से करके कि जनता जाग गई है। और मैं सोचती हूँ यही अंत अगर लघु कथा का होता तो ज्यादा मारक बनता। उसका कहने की जरूरत ही नहीं थी कि नेता ने बिल्कुल कान पे हाथ रख के कहा नहीं, तो लगा ये एक अभिनय है, ये मंच है, यहाँ मंच तो नहीं है, स्टेज पे कोई नाटक तो नहीं कर रहा है, बस जनता जाग गई है, ये है पंच उसका। इसके आगे कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ये आपकी जो कई अच्छा दूसरी अभी आपने कुछ लघु कथाएं पढ़ी, वो मेरे पास नहीं आ पाई। मैं आपको बताऊं, एक तो लघु कथा थी अनाथ वाली, शीर्षक मुझे नहीं पता है, मैं नहीं सुन पाई कि क्या था उसका। वो लड़की है बहुत अच्छी, उमा, हाँ, बहुत बहुत मधुर, बड़ी प्यारी और बहुत अच्छी लघु कथा है। उसमें से कोई मीन मेख नहीं निकाल सकती। उसका पंच भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पंच। और एक वाक्य तो उसका इतना दिल पे उतर गया, बिल्कुल साधारण से असाधारण। हाँ, ये साधारण नहीं, बहुत असाधारण है वाकई। साधारण में भी असाधारणता होती है। ये जो जान ले सो जान ले, और जो नहीं जाने वो साधारण को साधारण ही समझे। बहुत अच्छा, ये लाइन आपकी बहुत बड़ी लाइन है, बहुत अच्छी लगता है। और दूसरा किन्नरों पे जो आपने लिखी, वाकई सरकार अब किन्नरों पे बहुत कर रही है, काफी कर रही है किन्नरों के लिए। उसने सरकारी नौकरियां दिलवा रही है। फिर भी अगर किन्नर अपने नहीं छोड़ पाते तो अब ये उनकी बात है भाई, जो उनका धंधा है मांगने का और ये करने का। वरना सरकार ने और समाज ने भी किन्नरों को स्वीकार कर लिया है। अब तो इनके बीच में सामान्य व्यक्ति और किन्नर, इनके बीच में शादी विवाह की भी स्थिति बनने लगी है। तो ये आपकी सामाजिक रूप से बहुत अच्छी, बहुत परेशान कर रही बिटिया है नाथिंग। तो ये आपकी समीक्षा थोड़ी रही, थोड़ा और व्याकरण जरूर भाई। मैं तो सबसे कहती हूँ, मैं अपने से भी कहती हूँ, जब मैं लघु कथा अपनी प्रेषित करती हूँ या कहानी प्रेषित करती हूँ, या कई बार देखती हूँ है तो है लिखो, है तो एक बिंदु चाहिए। हंस हंसना, हाँ, जहाँ चंद्र बिंदु बिल्कुल बहुत आवश्यक। हर कोई ध्यान रखे, मैं भी ध्यान रखें, सब ध्यान रखें। रचना प्रेषित करते हैं तो अपने को व्याकरण देखना। अब सोचने बस कथा लघु कथा लिख ली हमने, कथा लिख ली, कहानी हो गई, सब हो गया, छोड़ो। पर नहीं, व्याकरण का भी अपना उतना ही महत्व है जितना महत्व। और अब सर आज्ञा दीजिए, बताइए अब क्या है, एक लघु कथा नहीं। अब आप अपनी दो लोक कथा पढ़ेंगी। आपके दो लोक कथाओं पर समीक्षा अपने विचार देंगे निशा भास्कर जी। क्या बाद में मुझे टाइम मिलेगा क्या थोड़ा बहुत? मैं एक लघु कथा यहाँ पे रखना चाहती हूँ जो ये बता सके कि कालखंड दोष क्या है। इसके लिए अगर समय मिलता है ना तब हम रखेंगे, क्योंकि अभी 1 दर्जन लोक कथाकार, उनकी लोक कथाएं भी सुननी है। तो हम जो इसके लिए हम अलग से इसका एक कार्यक्रम करेंगे।
हम लोग इसके लिए लोग अलग से बड़े आपका कंफ्यूज हैं। इसके लिए हम अलग नहीं, ठीक है से सर। इसके लिए हम अलग से आपसे भेंट वार्ता लेंगे और उसमें आप हाँ बतलाइएगा और उसको हम अलग से हाँ, प्रस्तुत बिल्कुल करेंगे बिल्कुल तो ज़्यादा बिल्कुल। अच्छा होगा। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि हाँ सब हाँ, लोग बड़े कहते भाई ये कालखंड क्या, ये कालखंड ना क्या ना है, अरे कहाँ से आ नहीं गया। नहीं, ये तो तो बहुत मैं जरूरी है। यही समझाना अब चाहती थी कि मैं बहुत जल्दी अलग से आपका भेंट वार्ता लेंगे, अच्छी बात है। और भेंट वार्ता हाँ में ही आप ये चाहिए। बात बोलिएगा हाँ, तो उसको मैं यूट्यूब पर डालूंगा तो ताकि और लोग देख सकें। हाँ तो अभी चूंकि दूसरे अब सत्र मैं में तो कुछ लोग अपनी दो कथाएं हाँ, आप अपनी 2 लोक कथाओं का पाठ कीजिएगा और उस बहुत पर छोटी निशा छोटी भास्कर सी बोलेंगे। हैं। हाँ बहुत छोटी सी हैं। हाँ तो सिद्धेश्वर जी ने जैसा आदेश दिया है भाई, मैं अपनी दो लघु कथाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आदेश नहीं, निवेदन, आप अध्यक्ष हैं। अरे सर कोई अध्यक्ष नहीं, सब एक है। हम सब एक हैं इतने यहाँ बैठे हुए हैं। यक्ष प्रश्न पहली लघु कथा है। रघु आवड़ा रख दे, घर जा अपने, अब काम पर मत आना। तकरीबन 11 साल की उम्र के रघु से ठेकेदार ने कहा, आवड़ा रख दे, अब मत आना। क्यों ठेकेदार जी, मेरे से कोई गलती हो गई क्या? और ये कौन लोग यहाँ पर आए हुए हैं? रघु ने प्रश्न किया ठेकेदार से। ये बेटा, ये एनजीओ के लोग हैं, मानव अधिकार वाले। बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है ना बेटा, इसलिए तुम्हें ये मजदूरी करने से मना कर रहे हैं। ठेकेदार ने जवाब दिया। तो बच्चे कब किस उम्र में काम कर सकते हैं? कानूनन 14 वर्ष की उम्र होने के बाद, 14 साल के हो जाओ उसके बाद तुम जो है मजदूरी कर सकते हो, अभी नहीं कर सकते। ठेकेदार जी ये बताइए, तो 3 साल तक, अभी मैं 11 का हूँ, 3 के तब 14 का पूरा होऊंगा, 3 साल तक मेरे अपाहिज बापू, मेरी बूढ़ी दादी, छोटा भाई और मैं, इन चारों की रोटी का इंतजाम कौन करेगा? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रश्न ये आपका पंचलाइन भी है। ये पंचलाइन है। बच्चा जो बोल रहा है इसे पंचलाइन बिल्कुल। फिर हमारी रोटी का इंतजाम 3 साल तक सरकार करेगी क्या? ये आके कह रहे हैं कि मत करो काम, कौन खिलाएगा हम लोग? दूसरी लघु कथा है। और इसमें देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसके बाद अब लिख देगा, कुछ भी 1-2 लाइन लिख दिया तो बेकार कमजोर हो जाएगी लोक कथा। ये 5 लाइन में आपने जो अंत किया, यही लोक कथा का प्राण तत्व है। ज्यादा लघु कथा ज्यादा विस्तार चाहती ही नहीं है सर, अनर्गल वर्णन तो होने नहीं। निशा भास्कर की अधिकांश लोक कथाओं का अंत भी इसी तरह प्रभावकारी हुई है। नहीं, निशा की भी लघु कथाएं बहुत अच्छी। उड़े हुए पंछी, दूसरी लघु कथा। भाभी ई पिंजरा खाली पिंजरा नीक नहीं लागत, उतार देगी का? रामदेव ने अपनी मालकिन से पूछा। कभी इस पिंजरे में सुंदर से पंछी का जोड़ा था। एक दिन पिंजरे का दरवाजा खुला देख पंछी उड़ गए। तब से पिंजरा बरामदे में खुले दरवाजे के साथ ही लटका हुआ है। उन्होंने मतलब मालकिन ने पिंजरे की तरफ देखा और कहा, रहने दे, शायद पंछी लौट आए। हेलो, कभी उड़े पंछी वापस लौटे हैं का? एक तो यहाँ पे भी मैं इसे बंद कर सकती थी। ये भी लघु कथा उसमें पंच में आ सकता है कि वो रामदेव कहती है कि उड़े हुए पंछी भी कभी वापस लौटे हैं का, लेकिन थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया है क्योंकि दूसरा संदर्भ में इसमें ले रही हूँ। रामदेव मोबाइल लिया मेरे कमरे से, शायद किसी का फोन आ रहा है। फोन आ गया। थोड़ी देर में रामदेव ने प्रश्न किया, का बेटू भैया रहे फोन पे? का कह रहे थे बेटू भैया? दिवाली पे आ रहे हैं ना? रामदेव मालकिन ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रही। यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, रामदेव बरामदे से पिंजरा उतार दे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की अध्यक्ष सुनीता मिश्रा जी, आपकी 2 लोक कथाओं के लिए। इस पर एकदम अपने ढंग से निष्पक्ष प्रतिक्रिया देंगी हमारे मुख्य अतिथि
और लघु कथा अ, निशा भास्कर जी, निशा आप इन दोनों लोक कथाओं पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया दीजिए। सुनीता दीदी की तो लघु कथा पर मैं क्या ही टिप्पणी करूंगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम और इतनी जी पर जब ये मौका मिला है तो शब्द बोलूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो ये पहली लघु कथा है यक्ष प्रश्न, सच में एक एक शब्द बहुत ही सटीक सार्थक है। जितने शब्द चाहिए हमें एक माला में उतने ही मोती हैं। ऐसा लघु कथा को सुन करके ऐसा ही लगा। और जो ये यक्ष प्रश्न शीर्षक है, सच में हम तमाम कानून नियम एनजीओ सारे काम कर रहे हैं, परंतु उस बालक के द्वारा पूछा गया रघु जिसका नाम है कि 3 साल तक क्या हमारी रोटी का इंतजाम कौन करेगा। सच में यही एक बहुत बड़ी सवाल है ना। यह एक सवाल है हम सबके सामने कि हम बातें बता देते हैं या किसी के घर में कम उम्र के बच्चे को काम करते हुए देखकर भी कहते हैं कि देख उसके घर में भी इतनी छोटी लड़की है, झाड़ू पोछा लगा रही है, इसको शर्म नहीं आ रही, ऐसा नहीं करवाना चाहिए। हम अपने नैतिक कर्तव्य का बोध अपने आप को करवाते हैं, परंतु क्या परिस्थिति है, वो बच्चा कैसे काम कर रहा है, और हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो यह जो हमारा जो भी बहुत एनजीओ ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जहाँ पर ये सवाल उत्पन्न होता है, पर उसका निवारण क्या है, बेसिक चीज क्या चाहिए, वहां पर उसका ध्यान नहीं जाता है। तो ये लघु कथा बहुत ही सार्थक सटीक तो लगी और एक सीखने के तात्पर्य से भी हम इस लघु कथा को एक उदाहरण मान करके अपने लेखन में सुधार कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, दीदी तो हमेशा ही बधाई की पात्र रही है। तो और जो दूसरी लघु कथा है यह एक प्रतीकात्मक लघु कथा है, एक उम्मीद दे रहा है। जो अभिभावक हैं बच्चे के जाने के बाद से भी उनके वापस लौटने का एक अंदर ही अंदर उनका ये भाव रहता है कि हाँ ठीक है, परिस्थिति बस या अभी उम्र है, बच्चा आगे बढ़े।